क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे बच्चे करंट अफेयर्स की, हमारे 1 जून से लेकर 7 जून 2025 तक के। ठीक है, चलिए हम जो करंट अफेयर्स हैं हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करेंगे और आंसर जब हम बताएंगे तो साथ साथ उसकी डिटेल्स जो है उससे रिलेटेड डिटेल्स भी बताते हैं। तो कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर कवर हो जाते हैं और सारी जो कवरेज है वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे। What is the primary objective of the C Care version 2.0 पोर्टल लॉन्च बाई कोल मिनिस्ट्री? तो कोल मिनिस्ट्री में कोई पोर्टल लॉन्च किया है उन्होंने, है ना, उसका 2.0 वर्जन है और उस पोर्टल का नाम है सी केयर। ठीक है, इसमें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन डिसबर्समेंट। तो इसका क्या ही लेना देना है कोल का? प्रमोट कोल एक्सपोर्ट, ये पॉसिबल है। रिड्यूस कोल माइनिंग कॉस्ट, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू कोल वर्कर। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं, एक बार डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, अभी लॉन्च किया है ताकि कोल माइंस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसे बोलते हैं, वो अवेलेबल हो सके। तो कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसे डेवलप किया है बाय द एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी डीएससी बोलेंगे इसे हम, सी डेक ने इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे डेवलप किया है विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द पोर्टल इंप्रूव एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी इन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन सर्विसेज फॉर कोल सेक्टर वर्कर्स। इट इनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ क्लेम्स, ऑटोमेटिक लेजर अपडेट एंड डायरेक्ट ट्रांसफर टू वर्कर्स अकाउंट। कुल मिला के बात ये है बच्चे, जो वर्कर्स हमारे कोल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, और उनको पीएफ वाली सुविधा है ये हेजल फ्री रहे, ये थोड़ी सी एनहेंस रहे, इसलिए ये लेकर आए हैं। तो बेसिकली एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन ऑफ डिसबर्समेंट, इसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। ध्यान रखना सी केयर, सी केयर में ध्यान रखना, सी केयर, सॉरी, ठीक है। किसने इसे बनाया है? कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये नया पोर्टल है, बनाया किसने है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक ने इसे बनाया है ताकि प्रोविडेंट फंड कोल वर्कर्स को पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आइस ब्रेकर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? तो अभी रिसेंटली किसी एक कंट्री ने आइस ब्रेकर मिसाइल बनाई है, ठीक है, और रिसेंटली इंडिया ने भी इसका मन बना रहा है, ठीक है, इंडिया मन बना रहा है और कोई कंट्री ऐसी है जो बना चुकी है, ठीक है। तो किसने बनाई है? फ्रांस, रसिया, इजराइल या यूएस? इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू एक्वायर आइस ब्रेकर मिसाइल फ्रॉम इजराइल, ठीक है, इजराइल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। आइस ब्रेकर मिसाइल क्या है? लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल विद प्रेसिशन गाइडेंस एंड ऑटोनोमस कैपेबिलिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, इसमें दो तीन शब्द हैं उनको मैं समझा देता हूँ। एक तो ये क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च है, एयर लॉन्च मतलब अपने फाइटर प्लेन से जाके इसको लॉन्च कर सकते हैं, है ना, उसको स्टेशनरी बनाने की जरूरत नहीं है, जमीन से लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, वो काम हम कर सकते हैं। साथ साथ हम इसमें क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट पाथ लेगी बजाय बैलिस्टिक पाथ के। स्ट्रेट पाथ ऐसे समझो कि पॉइंट ए है, ठीक है, और पॉइंट ए से खड़े होकर आपको पॉइंट बी को टारगेट बनाना है, तो सीधा सीधा ये है कि एक मिसाइल जाएगी और सीधा बी को जाकर हिट कर देगी। दूसरा तरीका ये है कि एक मिसाइल जाएगी, है ना, और एक पैराबोलिक पथ बनाते हुए तब जाके बी को हिट करेगी। जो पैराबोलिक पथ बना रही है इसको हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, और सीधे सीधे जा रही है इसको हम क्रूज मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की क्रूज मिसाइल है, हमारी ब्रह्मोस है वो भी क्या है? क्रूज मिसाइल है, ठीक है। एक ये सिनेरियो रहता है। खैर, किसने लॉन्च डेवलप की है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, ठीक है, ध्यान रखना, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। राफेल एक कंपनी है, किसकी है?
इजराइल की है, ठीक है, इजराइल की कंपनी है राफेल। कहोगे एक कंफ्यूज मत करना, हमारे पास जो फाइटर जेट है वो राफेल है ना, और वो कहाँ के हैं, वो हैं फ्रांस के। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट। डसॉल्ट नाम की कंपनी ने राफेल नाम का जेट बनाया है, फाइटर प्लेन बनाया है। और यहाँ पर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है जिसने ये आइस ब्रेकर मिसाइल बनाई है। तो ये एक जगह कंपनी का नाम है और एक जगह वो प्रोडक्ट यानी फाइटर जेट का नाम है, ठीक है। दिस मिसाइल कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम द वेरियस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फाइटर जेट, लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्मॉल शिप्स एंड ग्राउंड व्हीकल्स। यानी तीनों ही जगह में से कहीं से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हो, कंफर्टेबल है लॉन्च करने के लिए। तो हम आइस ब्रेकर मिसाइल्स को एक्वायर मतलब कुछ खरीदना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो किससे, इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट लॉन्च हुई। हर साल देखो ध्यान रखना कि रिपोर्टें हर महीने को दो चार रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च होती रहती है। चाहे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में लेकर हो, चाहे हमारे हेल्थ सेक्टर में लेकर हो, चाहे हमारे प्रेस प्रेस सेक्टर की हो, किसी भी सेक्टर की हो, मतलब ये गवर्नेंस की हो सकती है, जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा, आईएमएफ के द्वारा किया जा सकता है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इस तरीके से चीज चलती है, ध्यान रखना रिपोर्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट हमारे लिए खास है, ठीक है। किसने लॉन्च की है, तो वर्ल्ड बैंक का काम ही क्या है ना। तो देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज बाई कैम्पेगिमी रिसर्च इंस्टीट्यूट showed India had 3,78,810 millionaires in 2024 with total wealth of 1.5 ट्रिलियन, ठीक है। तो लगभग 3,78,000 लोग करोड़पति है ना, जिनमें जिनकी टोटल वेल्थ लगा लो तो 1.5 ट्रिलियन है। इंडिया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल wealth rose 8.8% with strong gain to millionaire। एक मिनट, ये तो कुछ, हाँ सॉरी, हाँ वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट है, मैं बार बार हेल्थ पढ़ रहा था, सॉरी उसके लिए। वेल्थ रिपोर्ट यानी अमीरों की बात की गई है, तो अपन गरीब लोग हैं, अपन को क्या ही लेना देना, लेकिन एग्जाम पूछ लेगा तो फिर ध्यान रखना, ठीक है। तो इंडिया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो ये बोलते हैं कि देखो साहब ऐसा है कि 3,78,000 लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी 1.5 ट्रिलियन हो जाती है, जो कि इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है, मतलब 50% जीडीपी से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इंडिया हैड 3,38,000 नेक्स्ट डोर, ठीक है। तो ये कुछ है, लंबी चौड़ी बात लिखी है जो कि हमारे मतलब की नहीं है, ठीक, देख लो। तो लॉन्च किसने किए, इतना तो पता ही चल गया होगा किसने लॉन्च किया, कैंपेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, CRI। अच्छा इसको जानते होगे, वर्ल्ड बैंक को सभी जानते हो है ना। IMF मॉनेटरी फंड जो कर्जे में डूब चुकी है बैंक और सॉरी कंट्री, उनको पैसा देता है कुछ थोड़ा बहुत इलाज के लिए, है ना। इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, ध्यान रखना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये अब BIS है, ये एक तरह की सेंट्रल बैंक है पूरे सभी सेंट्रल बैंकों के लिए, जैसे हमारे लिए RBI है, सेम तरीके से RBI के लिए BIS है, ध्यान रखना। मेनार एंड किचन वेटलैंड दैट वर रिसेंटली इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कुछ वेटलैंड है, ध्यान रखना, है ना। वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड वो जगह जो कि पानी से डूबी रहती है, जो जमीन है लेकिन जमीन के ऊपर पानी सालों साल भरा रहता है, तो बन जाते हैं वेटलैंड, ठीक है। तो बन जाते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड को एक और चीज होती है, वेटलैंड को कभी कभी हम रामसर साइट भी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, वेटलैंड को रामसर साइट भी डिक्लेयर कर देते हैं, तो रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन चलता है जिसमें वेटलैंड को बचाने की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, मैनार एंड कैचन वेटलैंड। बस एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जाओ जाके पता करके आओ कि वेटलैंड डे कब मनाते हैं, वेटलैंड डे, वेटलैंड दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है। जरा पता करके आओ और कमेंट में बताओ।
द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रिसेंटली डिक्लेयर 2 न्यू रामसर साइट। तो मैंने आपको कहा था रामसर साइट के बारे में बात की जाती है, तो एक कन्वेंशन है जो कि ईरान में एक जगह शहर है रामसर, ठीक है, वहां पर सभी लोग बैठ के उन्होंने क्या तय किया था कि जो वेटलैंड है इनको बचाना है, तो इनको रामसर साइट घोषित कर दो, तो इससे क्या होगा ताकि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल पाए, है ना, और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हो पाए। तो मीनार इन उदयपुर, ठीक है, किचन इन पहलौड़ी, ये दोनों ही कहाँ है, राजस्थान में है। मीनार इज ए फ्रेश वाटर मानसून वेटलैंड फॉर्म्ड बाय ब्रह्म तालाब, दंड तालाब, खैरोदा तालाब, ठीक है, नियर बाई फार्मलैंड दैट फ्लड ड्यूरिंग द मानसून, इनसे ये बनता है। इट सपोर्ट वाटर बर्ड्स लाइक द क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड लॉन्ग बाइल्ड वल्चर, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, ठीक है, इसकी जाओ चलो पता करो, एक काम करो, इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे, ठीक है। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन की है ना, और ये क्या करती है कि जो हमारे पास स्पीसीज हैं, जो भी प्रजातियां हैं, उनकी काउंटिंग करती है और उनको क्लासीफाई करती है, डेंजर्ड में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में और एक्सटेंट में, इनमें ये क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेड बुक बोलते हैं, ठीक है। तो रेड बुक बनाते हैं जिसमें सभी का ये रखा जाता है कि कौन कितना बचा है और किसको कितने की प्रोटेक्शन की जरूरत है, कितना उन पर काम करना चाहिए, उस हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से उन्होंने व्हाइट रेम्ड वल्चर, देखो वैसे भी वल्चर बहुत कम हो गए है ना, व्हाइट रेम्ड वल्चर और लॉन्ग बाइल्ड वल्चर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, वैसे ही पूरी वल्चर प्रजाति एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ चुकी है, ढूंढे मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये पाए गए हैं, मतलब ये सब मिल जाते हैं यहाँ इस एरिया में, तो ध्यान रखना। जैसे मैनार को मैनार में, ठीक, काइचन इन द थार डेजर्ट इंक्लूडिंग रत्री रिवर एंड विजय सागर पॉन्ड सपोर्ट 150 बर्ड स्पीसीज, ध्यान रखना, इन दोनों क्या है, न्यू रामसर साइट्स घोषित किया गया है, ध्यान रखना। अच्छा चलो, ये तो क्या रामसर साइट, कुछ और रामसर साइट्स हैं जिनके मुझे नाम बताओ तो, है ना, जैसे एक है भितरनिका लेक है, और एक हमारा ये रन ऑफ कच्छ है ना, और भी कई सारे हमारे पास रामसर साइट्स हैं, यानी क्या है, वेटलैंड्स हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। तो रिसेंटली कहाँ पर ये है, आंसर बहुत आसान है, राजस्थान में, बता ही सकते हो। देखो ध्यान रखना, इनका एक काम करना, नेट पे जाके रामसर साइट की लिस्ट निकाल लेना और एक बार को देख लेना, रामसर डे कब मनाया जाता है, एक बार उसको देख लेना है, ठीक है, ये चीज देख लेना। Which country were elected along with the India to United Nations Economic and Social Council, ठीक है, ECOSPOS फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप। देखो रिसेंटली अभी क्या है कि एक यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को भी किसी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। असल में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखी है, उन्होंने ग्रुप चला रखा है, ठीक है, एंटी टेररिस्ट करके कुछ ऐसा चला रखा है, यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिस्ट करके कुछ चला रखा है। तो टेररिस्टों के खिलाफ उसमें वो बात करते हैं, काम करते हैं, और टेररिज्म को खत्म करने की बात करते हैं, और उसका वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने पाकिस्तान को बना रखा है, जो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो आप ये समझ लो कि बिल्ली को बोल दिया कि दूध की रखवाली करो, तो जो खुद आतंकवाद है उसे बोल दिया कि जाओ आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। कमाल है, इंडिया ने विरोध किया है लेकिन इंडिया की चली नहीं है। तो मीडिया जो दिखाता है आपको कि हम बेशुरू हैं और हम जो कहें वही होता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये सब बकवास बातें मत देखा करो। चलिए रिसेंटली विच कंट्रीज वर इलेक्टेड अलोंग विद द इंडिया, और कौन सी कंट्रीज एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए चुनी गई हैं। तो एशिया पैसिफिक तुमको रीजन स्पेसिफिक हो गया ग्रुप, ये है ना, तो एशिया एशिया और पैसिफिक ओशियन ये वाला एरिया, यानी साउथ एशिया वाला ये वाला पूरा एरिया कवर आ जाता है। External Affairs Minister Jaishankar announced that India has been elected to the United Nations Economic Social Council for the year 26 to 28 terms. India was elected from the Asia Pacific group, which has 4 seats along with Lebanon. ठीक है,
तो लेबनान इसमें शामिल है, तुर्कमेनिस्तान एंड चाइना। ठीक है, तो 4 लोग इसमें चुने जाते हैं, ध्यान रखना 4 लोग चुने जाते हैं, कौन कौन है? लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना और इंडिया। ठीक है, ये 1945 में स्टेब्लिश हुआ था अंडर द यूनाइटेड चार्टर। ठीक है, 6, और जैसे तुम्हें मालूम है यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन, वो तुम्हारी जुबान पे रटे होने चाहिए। 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से? ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यानी यूएस। तो यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो चाइना, लेबनान एंड तुर्कमेनिस्तान, तो एशिया और पैसिफिक ग्रुप, तो ये दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो लेबनान और तुर्कमेनिस्तान आपको मिल जाएगा एशिया से, बाकी ये हमारे पैसिफिक में चाइना शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से द रेयर माइग्रेटरी बर्ड कॉल्ड कैस्पियन गर्ल, जिसे हम लारस, तो इसका साइंटिफिक नाम है ना। ठीक है, कैस्पियन गर्ल वाज रिसेंटली साइट इन विच स्टेट, तो एक माइग्रेटरी, रेयर माइग्रेटरी बर्ड है जिसको कैस्पियन गर्ल बोलते हैं, वो किस स्टेट में पाई गई थी रिसेंटली। ठीक है, तो ये बच्चे हमें फॉर द फर्स्ट टाइम केरला में मिली है। कहाँ मिली है? केरला में। ठीक है, वाई कोझिकोडे बेस्ड ornithologist. It is a monotypic large white-headed gull and is one of the rarest gull found in India. It usually nested on flat, low-lying land near the water bodies like lake, river and reservoirs in steep and semi-arid areas of Central Asia. According to IUCN, अच्छा ठीक है, मैंने IUCN की फॉर्म पूछी थी तो फॉर्म यहाँ पर ये दे रखी है, तो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। इट्स कंजर्वेशन स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न, मतलब कुछ ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, लेकिन हाँ इंडिया में बहुत रेयरली पाई जाती हैं। बाकी तुमको एशिया में और सेंट्रल एशिया में बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगी, तो लीस्ट कंसर्न है, कोई खास ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं आती है। तो रिसेंटली केरला में ये पाई गई है, ध्यान रखना। ठीक है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम बोलेंगे LLM। तो LLB करने के बाद डायरेक्ट तुम LLM कर सकते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एट भारत जैन समिट। ठीक है, तो कुछ भाषा से रिलेटेड मल्टी मॉडल लार्ज ऐसा कुछ किया गया है। इनको पता नहीं है कि AI कितना आगे हो चुका है, और ये सब करने की जरूरत है नहीं, तुम डायरेक्ट गूगल भी अब ये काम कर लेता है, तो बिना मतलब ये घटिया काम करने में लगे पड़े। खैर ठीक है, किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, दैट इज जितेंद्र सिंह। करने कुछ है नहीं तो कुछ ना कुछ तो करो, है ना। तो भारत जैन मल्टी मॉडल LLM at Bharat Jain Summit. Bharat Jain is India's first government-funded, indigenously built artificial intelligence-based multi-modal large language model. हे भगवान, इतना प्रॉनाउंस करते करते ये बेचारे खुद ना निकल जाएं। It is developed under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System and implemented by the T। ठीक है, बाकी बकवास चीजें इसमें यही है, बाकी तुमको बस नाम याद रख लो किसने किया है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक वाले मिनिस्टर हैं, इन्होंने किया है, और वो खाली बैठे रहते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जितेंद्र, उन्होंने किया है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? ध्यान रखना, हाँ, 81st एनुअल जनरल मीटिंग हुई है ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो किस कंट्री ने होस्ट की है? तो एयर ट्रांसपोर्ट से मतलब समझ में आता है वो हवाई जहाज उड़ रहे हैं तो उनको लेकर कुछ बातचीत की होगी। ठीक है, और हर साल ही मीटिंग होती है, तो जनरल मीटिंग है ये। बाकी किस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज की है? तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। पता नहीं मोदी जी कौन सा हवाई जहाज उड़ाने जा रहे हैं वहाँ पे, एड्रेस कर रहे हैं, खैर कोई नहीं। एंड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। IATA was founded in 1945 in Havana, Cuba, to support safe, secure, reliable, economical, and air service worldwide. The last annual general meeting association in India was held in 1983.
ठीक है। तो देखो कई सारी कंट्रीज हैं, है ना, वो सब मिलकर एक मीटिंग कर लेती हैं और मीटिंग करके तय करती हैं कि हमारी एयर ट्रैफिक किस तरीके से रेगुलेट की जाएगी। तो पूरा वो सिनेरियो रहता है। तो रिसेंटली अभी मोदी जी गए न्यू दिल्ली में और वहां पर जाकर इसको शेयर किया है, होस्ट किया है बेसिकली। ठीक है। तो बहुत लंबे समय बाद आई है, तो मोदी जी बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो कुछ तालियां बटोरते हैं। इट्स मेन गोल टू डेवलप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एनसीओ कॉर्पोरेशन, चीजें वही फलाना ढिमका बातें। तो मेन चीज है इंडिया ने इसे होस्ट किया। रायगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रायगढ़ फोर्ट हमारा थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है और खास करके शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। ठीक है। रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ पर है, तो जब मैंने इतना बता ही दिया कि शिवाजी से रिलेटेड है और रायगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है वो महाराष्ट्र में ही रहा होगा। ठीक है। तो क्या है, जॉइंट एक्सकवेशन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे, ESI हमारा है, जो कि पुरातत्व विभाग जिसे बोलते हैं, जमीन में कुछ पुराने जमाने की चीजें होती हैं उनको खोदने का काम करता है। ठीक है। तो रायगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इन्होंने कुछ खुदाई की है, जिसमें रियर यंत्राज और एस्ट्रोल लैब एट रायगढ़ फोर्ट द कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो यहाँ से डिस्कवर की है। तो रायगढ़ फोर्ट बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अभी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, सह्याद्री माउंटेन के पास। ऑल्सो नोन एज, मतलब सह्याद्री माउंटेन बेसिकली क्या पार्ट है वेस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट को क्लासिफिकेशन करोगे तो फिर सह्याद्री घाट में एक क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है। द हिरकानी बुरुज, a famous tower is built on the high valley near the fort। तो बाकी तुम देख लेना, ये अगर थोड़ा सा भी है तो लॉजिक से भी आंसर मिल जाएगा इसका। अच्छा ये बहुत छोटा रह गया है, चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। द खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ध्यान रखना, खीर भवानी एक फेस्टिवल है जो कि किसी एक स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखना किस में किया जाता है, एक बार देख लेते हैं। खीर भवानी फेस्टिवल ज्येष्ठ अष्टमी, अभी जो महीना चल रहा है वो ज्येष्ठ का चल रहा है, यानी जेठ जिसे बोलते हैं, गर्मी पड़ती है ना, तो वो चल रहा है। तो अभी रिसेंटली ज्येष्ठ का दशहरा भी निकल के गया है 2 दिन पहले, ध्यान देखा होगा शायद। खीर भवानी टेम्पल है इन गंडेरवाल, जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको देखने को मिलेगा, गंडेरवाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। लोकेटेड कहाँ पर है, श्रीनगर में। डेडिकेटेड टू गॉडेस रग्न्या देवी। ठीक है। तो रग्न्या देवी के लिए पूरा डेडिकेटेड रहता है एंड इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर साइड में थोड़ा दुर्गा माता का ज्यादा प्रभाव रहता है, तो वहां पे ध्यान रखना। तो रग्न देवी का, रग्न देवी एक तरीके से इनकारनेशन है गॉड दुर्गा का। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई महाराजा प्रताप सिंह अराउंड 1912 एंड लेटर रेनोवेट बाई महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह लास्ट रूलर थे, राष्ट्र राजा थे, और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया था और इंडिया में मर्ज किया था। आजादी के टाइम पर यही थे। एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल इज ए स्कार्ड hexagonal spring known for its holy water. The temple and the festival are named after the sweet dish खीर। तो खीर सभी खाते ही हो, है ना, तो बस वो इसी के लिए नाम पे मंदिर बन गया है। विच सर्व्ड एज प्रसाद टू डिवोटीज। तो खीर का प्रसाद यहाँ पे होता है। ठीक है। तो सिनेरियो बड़ा सिंपल है। तो जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कृषि निवेश पोर्टल। तो जाहिर सी बात है कृषि निवेश पोर्टल है तो फार्मर से रिलेटेड रहा होगा, है ना, निवेश करना यानी इन्वेस्टमेंट है। तो देख लेते हैं। The in a bid to boost expedite investment in agriculture, the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare launched the Krishi Nivesh portal. The portal acts as one-stop platform for farmer, entrepreneur and industries. It provide easy access to central and state government schemes and agriculture sector, currently giving the information of 17 key schemes like, अच्छा जो भी कृषि से रिलेटेड लोग हैं वो डाउनलोड कर लेना, तो उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो आपको अपडेट मिलती रहेगी चीजों की, है ना, तो वो काम की रहेगी, इस चीज को देखते हुए चलना, है ना, तो वो सिनेरियो रहेगा।
तो आंसर सबको पता ही है कि क्या रहेगा इसका आंसर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ये है। नेक्स्ट है नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इस वीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसर साइट्स और वेटलैंड इनसे एंडेंजर्ड स्पीसीज इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बने तो ध्यान रखना। अभी रिसेंटली अर्थ डे निकल के गया है, ठीक है, पृथ्वी दिवस या बोल सकते हो 5 जून को, तो वो भी एक कारण रहा है। तो इससे ये देख लेते हैं क्या है। नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी एक बार देख लेते हैं। रेयर आर्कटिक सीबर्ड है जिसे हम बोलते हैं सवाइन गल, ठीक है, सवाइन गल was recently spotted at Nal Sarovar Wildlife Sanctuary in Gujarat. It first seen sighting in India since 2013 के बाद से ये पहली बार देखी गई है, ठीक है। 2013 में केरला में देखी गई थी। रिसेंटली भी एक बर्ड है जो केरला में देखी गई है, तो हाँ बेसिकली इतना पता ही चल गया कि नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में। It was declared a sanctuary in 1969 and became a Ramsar site। ध्यान रखना ये भी क्या है, एक रामसर साइट है, ठीक है। क्या है ये, रामसर साइट है। 2012 में इसको रामसर साइट बनाया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। इट होस्ट 48 एल्गी, 72 फ्लावर प्लांट स्पीसीज एंड सपोर्टिंग रिच वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो इनका है, ध्यान रखना। तो कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो ये एक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है और रामसर साइट भी है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है और ये रामसर साइट भी है। नेक्स्ट है बैरक्टर TB2 is unmanned aerial vehicle developed by which country। तो रिसेंटली क्या है कि तुमने एक वॉरफेयर देखा होगा, और वॉरफेयर ये था कि पहले ये रशिया और यूक्रेन का वॉर था, तो उसमें ड्रोन्स का बड़ा भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। उससे पहले अमेरिका जाना जाता था ड्रोन्स के लिए। उसके बाद हमने देखा कि भाई टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो भी काफ़ी एफिशिएंट हैं, रशिया के भी ड्रोन्स काफ़ी एफिशिएंट हैं, है ना। ये चीज़ हमने देखी और रशिया और यूक्रेन का वॉर देखा। फिर हमने बच्चे ये देखा कि इंडिया और अभी पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी एस्केलेशन हुए थे, जिसमें हमने पाकिस्तान द्वारा जो हमारे UAV हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स, उनका इस्तेमाल देखा। इंडिया ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तो अब जो रिसेंटली जो टाइम है वो अब ड्रोन्स का हो चुका है। 1-to-1 लड़ाई रह नहीं गई है, ड्रोन्स भेजो और काम तमाम कर दो। और रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही यूक्रेन ने बड़ी भारी मात्रा में रशिया पर हमला किया और रशिया के साइबेरिया एरिया तक को हमला किया है। कई सारे फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए, 46 फाइटर जेट्स आई थिंक, अगर एग्जैक्ट नंबर मैं याद कर रहा हूँ तो 46 के आसपास उनके फाइटर जेट खड़े खड़े रनवे पर ही खत्म कर दिए। एक फाइटर जेट को बनाने में बहुत कॉस्ट आती है और बहुत घातक होता है अगर वो फुल कैपेसिटी में काम करे। इन्होंने खड़े खड़े ही तबाह कर दिए। तो देख लेते हैं क्या सीन है। सफर्ड ए रेपुटेशनल सेटबैक आफ्टर पाकिस्तान टर्किश ओरिजिन ड्रोन फेल्ड द ऑपरेशन इन सिंधु। तो टर्की में, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत फेमस हो गया था यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन में उसके यूक्रेन ने टर्की के जो वो हैं ड्रोन्स हैं उनका काफ़ी इस्तेमाल किया था और रशिया को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब वही पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया तो फिर इसने वही, जैसा हमेशा होता है, मुंह की खाई और टर्की की काफ़ी बदनामी करवा दी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो उतने काबिल नहीं है, है ना। पाकिस्तान ने बिल्कुल साबित कर दिया, है ना? किसी भी प्रोडक्ट को अगर फेल कराना हो तो पाकिस्तान को दे दो। इवन ये F-22 को भी फेल करा देते हैं, F-16 को भी फेल करा देते हैं। इनका कुछ भरोसा नहीं है पाकिस्तान वालों का। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी बेइज्जती हुई है, ठीक है। टर्किश मेड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, अच्छा मील टैक्टिकल अनमेंड UAV है, ठीक है, फॉर द इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉन्सेनेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस। टर्कीज फर्स्ट आर्म्ड UAV डेवलप्ड डोमेस्टिकली शोकेसिंग द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी तो दिखाई, लेकिन पाकिस्तान ने फिर इनका पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। तो एक ये सिनेरियो देखने को मिल जाएगा।
तो जाहिर सी बात है टर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दिबांग रिवर वॉज रिसेंटली न्यूज फ्लो थ्रू विच स्टेट्स। तो दिबांग रिवर बेसिकली क्या है, नाम है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का, है ना। तो कहाँ से वो बहती है, ध्यान रखना। मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, नागालैंड, मणिपुर। नागालैंड तो मणिपुर नागालैंड तो कहीं से भी लिंक नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली रेस्क्यू 14 पीपल्स इंक्लूडिंग 13 फ्रॉम असम who were stranded on a riverine island अरुणाचल प्रदेश ड्यू टू दिबांग रिवर ओवरफ्लोइंग फ्लडिंग। ठीक है, दिबांग रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो जब हमारी जो नदी है ना ब्रह्मपुत्र, जब ये आती है ना, और जब इंडिया में एंटर करती है तो वहीं पे साइड से ही अरुणाचल प्रदेश से ही दिबांग रिवर एक इसको ज्वाइन करती है। ये है दिबांग रिवर और ये है हमारी, और फिर ये आगे चल के बांग्लादेश में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये सिनेरियो समझना, अरुणाचल प्रदेश से ही मुड़ती है northeast. It flows through the Arunachal Pradesh and Assam. The river originates in near Kia passes Indo-China border, Upper Dibaung Valley district. ठीक है, the major tributaries, the river's major tributaries, ड्री, मैथुन, टैलोम और बाकी छोटी छोटी नदियां हैं ये। ठीक है, फिलहाल समझ लो इतना ही है। तो कहाँ दिबांग रिवर कहाँ मिल जाएगी आपको, अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। सो दैट्स ऑल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए।